सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोकविद को शुरू करेंगे, जो कि सेक्शन ए का छठा चैप्टर होगा, जिसमें पहला क्वेश्चन है लोकविद से क्या अभिप्राय है और सार्वजनिक राजस्व के सिद्धांत का वर्णन करें। तो लोकविद क्या है, यानी कि जो कि पैसा से जुड़ा हुआ होगा, यानी कि वे सारे मामले जो मुद्रा से जुड़े हुए होंगे, जैसे कि सरकार के द्वारा प्राप्त किया गया आय या फिर सरकार के द्वारा खर्च किया गया व्यय, या फिर सरकार अगर कहीं से उधार लिए हैं तो वो वाला, या फिर छापी गई मुद्रा। तो ये सारा क्या आ जाएगा, लोकविद के अंतर्गत ही आ जाएगा। वर्तमान समय में लोकविद को लोक अर्थशास्त्र भी कहा जाने लगा है। अगर दूसरे शब्द में कहा जाए तो लोक सार्वजनिक वित्त का अर्थ क्या हो जाएगा, केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार की आय, उनका व्यय और उनके नियमों से ही क्या है, लोकवित्त का तात्पर्य है। यानी कि लोकवित्त का दो डेफिनेशन क्या आ गया कि पहला चीज़ कि लोकवित्त में सभी मामले आ जाएंगे जो कि मुद्रा से जुड़े हुए होंगे, और सेकंड चीज़ क्या आ जाएगा कि लोकवित्त में केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार या फिर स्थानीय सरकार का क्या आय है, व्यय है और उनके नियमों से संबंधित है। आधुनिक समय में लोकवित्त को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है: सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण और कुल मिलाकर राजकोषीय प्रणाली की कुछ समस्याएं, जैसे कि राजकोषीय प्रशासन एवं राजकोषीय नीति। तो ये 4 चीज़ हो गया: सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण और राजकोषीय प्रणाली की समस्याएं। तो ये 4 चीज़ों में वर्तमान समय में लोकवित्त को बांटा गया है। तो ये हो गया हम लोग का लोकवित्त का डेफिनेशन। अब आगे था कि सार्वजनिक राजस्व का सिद्धांत क्या है। तो सार्वजनिक राजस्व का सिद्धांत यानी कि सामान्य रूप से एक अच्छी राजस्व व्यवस्था के लिए 5 सिद्धांत का पालन करना आवश्यक माना जाता है। सबसे पहला न्याय संगति, दूसरा दक्षता, तीसरा प्रशासनिक सरलता, चौथा लचीलापन और 5वां पारदर्शिता। तो ये 5 महत्वपूर्ण तत्व हो जाएंगे सार्वजनिक राजस्व के सिद्धांत का। तो पहला हो गया न्याय संगति। न्याय संगति को एग्जैक्टली डिफाइन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत 2 प्रकार के समानता के बारे में पढ़ा जाता है। एक हो जाएगा हम लोग क्षैतिज समानता और दूसरा ऊर्ध्वाधर समानता। तो क्षैतिज संकल्पना में क्या बताया गया है कि समान परिस्थिति में समान कर को स्वीकार किया जाता है, जबकि ऊर्ध्वाधर समानता में क्या हो जाएगा, या फिर ऊर्ध्वाधर संकल्पना में इस बात को माना गया है कि अगर किसी व्यक्ति के पास अधिक आय है या फिर उसके पास अधिक संपत्ति है तो वैसी स्थिति में उससे कर अधिक मात्रा में लिया जाएगा। तो न्याय संगत यही हो जाएगा। तो ऊर्ध्वाधर संकल्पना में यह स्वीकृत किया गया है कि अधिक आय या फिर अधिक संपत्ति वाले लोगों से अधिक मात्रा में कर लिया जाएगा। तो न्याय परिस्थिति में अगर सामान्य परिस्थिति में समान कर के स्वीकार किया गया है तो ऐसी स्थिति में आम जनता पे राजस्व को बढ़ाने का बोझ नहीं बढ़ेगा और कहीं न कहीं ये सरकार के प्रति लोकप्रिय होंगे जनता। लेकिन अगर दूसरी ओर बात किया जाए तो अगर सरकार उच्च मात्रा में जनता से कर लेंगे तो ऐसी स्थिति में उनका आर्थिक बोझ बढ़ेगा और कहीं न कहीं सरकार की लोकप्रियता खराब होगी। तो न्याय संगति के अंतर्गत क्षैतिज संकल्पना देखें और उसमें हम लोग देखें क्या जैसा परिस्थिति होगा उसके अनुसार कर का डिवाइड किया जाएगा। और एक हम लोग ऊर्ध्वाधर संकल्पना देखें तो उसमें बोला गया कि जो अमीर व्यक्ति होगा या फिर जो अधिक संपत्ति वाला व्यक्ति होगा उससे अधिक कर लिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो कमज़ोर है वे कम कर देंगे और जिनके पास अधिक संपत्ति है वे अधिक कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में सरकार की लोकप्रियता बनी रहेगी। सेकंड है दक्षता। तो दक्षता में इस बात को स्वीकार किया गया है कि कोई अगर ऐसा वस्तु है जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए या फिर समाज के लिए अगर हानिकारक है तो उस पर अधिक मात्रा में कर लगाया जाएगा, जैसे कि मध्य एवं धूम्रपान पर अधिक कर लगाया जाएगा और इससे क्या होगा, राजस्व में भी वृद्धि होगी। तो दूसरी तरफ क्या होगा कि अगर हम लोग टैक्स ज़्यादा लेंगे इसमें तो परिणाम स्वरूप बहुत सारे लोग इसको एफर्ट नहीं कर पाएंगे और वे शराब पीना बंद कर देंगे। तो कहीं ना कहीं जो सामाजिक लक्ष्य है हम लोग का उसको भी हम लोग प्राप्त करने में सफल होंगे। तो दक्षता के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हम लोग को इसमें दोहरा लाभांश प्राप्त हो रहा है। एक तो सामाजिक संकल्पना भी पूरी हो रही है और दूसरा चीज़ कि टैक्सेशन में अगर वृद्धि किया जा रहा है परिणाम स्वरूप राजस्व आय में भी वृद्धि हो रही है। अब प्रशासनिक सरलता। तो इसमें मुख्य रूप से कर का अधिरोपण करना, कर का निर्धारण करना, उसका संग्रहण करना, ये सारी चीज़ को सरल करना ही प्रशासनिक सरलता कहलाता है। और एक अच्छी कर व्यवस्था के लिए राजस्व क्षेत्र में प्रशासनिक सरलता आवश्यक है ताकि सभी व्यक्ति के संदर्भ में स्पष्ट जानकारी प्राप्त करने में सक्षम हो सके तथा राजस्व प्रदान करने में किसी प्रकार की विधि कठिनाई उत्पन्न न हो। फिर आता है लचीलापन। तो किसी भी कर व्यवस्था के लिए लचीलापन बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि किसी भी देश की स्थिति हर टाइम एक जैसी नहीं रहती है। तो समय के अनुसार परिवर्तनशील होना लचीलापन होगा और परिस्थिति के अनुसार ही प्रक्रिया में परिवर्तन किया जाना ही क्या होगा, उस देश की अर्थव्यवस्था के लिए सही होगा।
क्योंकि परिस्थितियाँ परिवर्तनशील होती है और परिस्थिति के अनुसार कर प्रक्रिया को परिवर्तन किया जाना चाहिए। और 5वां पॉइंट आ जाएगा हम लोग का पारदर्शिता। तो कर प्रक्रिया का पारदर्शी होना भी आवश्यक है, क्योंकि जो भी कर देते हैं, जैसे कि हम लोग हो गए, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग सही जगह पर टैक्स पे कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, यानी कि हम लोग को टैक्स देने के लिए विश्वास उत्पन्न होना चाहिए। और पारदर्शिता का सामान्य अर्थ है कि सभी विधानों एवं प्रक्रियाओं की जानकारी आम जनता के लिए सर्वसुलभ बनाना। तो ये क्वेश्चन क्या था, लोकवित्त से क्या अभिप्राय है, तो हम लोग देखें कि लोकवित्त क्या हो गया, एक काफ़ी विस्तृत विषय है जिसमें मुद्रा से संबंधित सारी चीज़ आ गई, जैसे कि सरकार के द्वारा कितना आय आ रहा है या फिर उनके द्वारा क्या व्यय किया जा रहा है। अगर सेकंड शब्द में देखा जाए तो लोक वित्त या फिर सार्वजनिक वित्त क्या हो गया कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर स्थानीय सरकार के द्वारा कितना आय हो रहा है या फिर उनका व्यय कहाँ पे किया जा रहा है, और उनका जो भी नियम है वे सारी चीज़ आ जाएंगे हम लोग का लोक वित्त में आ जाएंगे। फिर सार्वजनिक राजस्व का सिद्धांत देखिए, तो सार्वजनिक राजस्व सिद्धांत के लिए 5 चीज़ों का पालन करना अनिवार्य हो गया, जिसमें न्याय संगति में मतलब दो संकल्पना देखें, एक क्षेत्रीय संकल्पना जिसके अंतर्गत समान परिस्थिति में समान कर का स्वीकार किया गया, और एक ऊर्ध्वाधर संकल्पना जिसके अंतर्गत अधिक आय वाले या फिर अधिक संपत्ति वाले व्यक्ति से अधिक कर लिया जाएगा। फिर आ गया दक्षता, तो दक्षता में क्या बताया गया कि वे सारे वस्तु या फिर उत्पादन जो कि समाज के लिए या फिर सेहत के लिए हानिकारक है, तो उसमें अधिक से अधिक मात्रा में कर लगाया जाए। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि टैक्स अधिक होगा, तो सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी, प्लस अधिक टैक्स लगने की वजह से बहुत सारे लोग इसको एफोर्ड नहीं कर पाएंगे, परिणाम स्वरूप सामाजिक लक्ष्य की भी प्राप्ति होगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ से दोहरी लाभांश की स्थिति उत्पन्न हो रही है। फिर प्रशासनिक सरलता, तो प्रशासनिक सरलता में क्या आ गया कि कर को किस प्रकार से लगाया जाए, किस प्रकार से निर्धारण किया जाए, ये सारा चीज़ काफ़ी इजी बनाना ही क्या प्रशासनिक सरलता हो गया। और लचीलापन, तो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए हर समय एक जैसा स्थिति नहीं रहता है, तो समय के अनुसार परिवर्तन ही क्या हो जाएगा, लचीलापन हो जाएगा। पारदर्शिता, यानी कि जो भी जनता है वे कहाँ पे टैक्स पे कर रहे हैं उससे संबंधित सारी जानकारी उनको इजीली पता होना, वही क्या हो जाएगा, पारदर्शिता हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है लोकवित्त का अर्थ स्पष्ट करें तथा लोकवित्त से संबंधित क्षेत्रों को रेखांकित करें। तो फिर से हम लोग को लोकवित्त का डेफिनेशन आ गया, तो हम लोग चाहेंगे तो लोकवित्त का फिर से वही डेफिनेशन सेम टू सेम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो लोकवित्त क्या हो गया, केंद्रीय, राज्य स्तर या फिर स्थानीय सरकारों के राजस्व एवं व्यय की व्यवस्था एवं वित्तीय प्रक्रियाओं से है, यानी सरकार की वित्तीय क्रियाएं लोकवित्त से संबंधित होती है। लोकवित्त के अंतर्गत लोक आगम, लोक व्यय और लोक ऋण, राजकोषीय स्थिति, वित्तीय प्रशासन एवं नियंत्रण तथा वित्तीय संबंध शामिल होते हैं। तो टोटल पैसा से संबंधित चीज लोकवित्त में शामिल हो जाएंगे। तो लोकवित्त मुख्य रूप से क्या होता है कि कोई भी वित्त व्यवस्था है उससे संबंधित जो भी सिद्धांत है, जो भी समस्या है, नीति और प्रक्रिया, ये सारा चीज़ों का अध्ययन लोकवित्त के अंतर्गत किया जाता है। और अगर डाल्टन के अनुसार देखा जाए तो लोकवित्त का संबंध लोक सेवाओं के आय एवं व्यय तथा उसके समायोजन से है। और टेलर के अनुसार लोकवित्त सरकारी संस्था के अंतर्गत जनता के लिए एक संगठित समूह की वित्त व्यवस्था का अध्ययन है, यानी कि लोकवित्त सरकार की विधि व्यवस्था से संबंधित है तथा सार्वजनिक कोष के स्तर से संबंधित। तो अलग अलग अर्थशास्त्री के द्वारा लोकवित्त का अलग अलग डेफिनेशन दिया जा रहा है, लेकिन इसका मुख्य केंद्र बिंदु कहीं ना कहीं हम लोग का वित्त से ही संबंधित है। फिर आता है कि लोकवित्त सरकार की राजकोषीय नीति को प्रदर्शित करता है, यानी सरकार के आगम और व्यय को तथा दोनों के मध्य संतुलन को भी प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से हम लोग का लोकवित्त का जो डेफिनेशन था वो फिर से एक बार क्लियर हो गया। अब सेकंड पूछा गया कि लोकवित्त से संबंधित क्षेत्र को रेखांकित करें। तो लोकवित्त का या फिर सार्वजनिक वित्त का क्षेत्र क्या हो जाएगा, तो इसका 2 मुख्य भाग होगा, एक तो लोक आय और एक लोक व्यय होगा। और डाल्टन के अनुसार लोक आय और लोक व्यय के साथ लोक ऋण एवं वित्त प्रशासन भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया। यानी कि डाल्टन का मानना है कि लोकवित्त में लोक आय, लोक व्यय को तो शामिल करना ही है, इसके साथ ही साथ वित्तीय प्रशासन और लोक ऋण को भी शामिल किया गया। और वर्तमान में लोक वित्त के अंतर्गत निम्नलिखित 6 तत्वों का अध्ययन किया जाता है। और ये 6 तत्व क्या हो जाएंगे, पहला लोक आयाम, दूसरा सार्वजनिक व्यय, तीसरा लोक ऋण, चौथा राजकोषीय नीति, 5वां वित्तीय प्रशासन और नियंत्रण, और छठा हो जाएगा हम लोग का वित्तीय संबंध। तो ये 6 चीज़ों को हम लोग अभी फिर से पढ़ेंगे, जो कि वर्तमान समय में लोकवित्त के अंतर्गत 6 तत्वों को लिया गया है। तो लोक आगम क्या हो गया, यानी कि सरकार की वे सारी प्राप्ति जो बिल्कुल शुद्ध होती है और मुख्य रूप से वे कर राजस्व या फिर गैर कर राजस्व के रूप में प्राप्त होता है। साथ ही साथ लोक आगम के अंतर्गत कर का वर्गीकरण, करारोपण का सिद्धांत, करदान क्षमता,
और करारोपण की विभिन्न समस्याओं एवं कर व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। यानी कि लोक आगम जो है वो क्या हो गया, सरकार की शुद्ध प्राप्ति है, जो कि मुख्य रूप से एक तो कर राजस्व से प्राप्त होता है या फिर गैर कर राजस्व के रूप में प्राप्त होता है। इसके साथ ही साथ लोक आगम में कर का वर्गीकरण किस प्रकार से होगा, इसका पीछे का सिद्धांत क्या होगा, विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा करारोपण के लिए, तो ये सारे अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं, इसका अध्ययन भी कहीं न कहीं लोक आगम के अंतर्गत किया जाता है। अगर व्यवहारिक रूप से सरकार आय के स्रोत तथा करों की निरपेक्ष एवं सापेक्ष स्थिति एवं करों की चोरी इत्यादि पहलुओं की चोरी की समीक्षा की जाती है और आदर्शात्मक पक्ष के रूप में कर ढांचे में सुधार एवं वित्तीय प्रशासन में सुधार का ध्यान केंद्रित किए जाते हैं। तो ये सारा चीज़ मुख्य रूप से लोक आगम के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। फिर है सार्वजनिक व्यय। तो सार्वजनिक व्यय में क्या हो जाएगा, तो लोक व्यय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि लोक व्यय ही सरकार के सभी वित्तीय क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य एवं साध्य है। लेकिन लोक व्यय के अंतर्गत सैद्धांतिक रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि लोक व्यय के माध्यम से सरकार अपनी सभी नीतियों को और क्रियाओं को सही प्रकार से संचालित कर पाते हैं। तो अगर लोक व्यय के अंतर्गत सैद्धांतिक रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है तो क्या क्या हो जाएगा, जैसे कि लोक व्यय का क्या क्षेत्र होगा, लोक व्यय का वर्गीकरण किस प्रकार से होगा, लोक व्यय का अर्थशास्त्र पर प्रभाव क्या पड़ेगा, या फिर लोक व्यय किस सिद्धांत पर कार्य करेगा, और लोक व्यय की तुलना। तो ये सारा चीज़ हम लोग का सार्वजनिक व्यय या फिर लोक व्यय के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अब एक लोक व्यय से संबंधित समस्याएं एवं उनका समाधान क्या हो जाएगा, तो व्यवहारिक रूप से लोक व्यय के अंतर्गत अलग अलग सरकार में व्यय की मात्रा और व्यय की संरचना एवं व्यय नीति में परिवर्तन का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तो जैसे जैसे सरकार आएंगे, अलग अलग सरकार आएंगे तो उनके अनुसार अलग अलग खर्च होंगे, तो उनका तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाता है। और क्या है कि जबकि आदर्शात्मक रूप से अगर देखा जाए तो व्यय का मूल्यांकन कर व्यय को अत्यधिक लाभकारी बनाने के लिए सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं। अब लोक वित्त के अंतर्गत वर्तमान 6 तत्वों का अध्ययन किया गया है, जिसमें हम लोग लोक आगम को देख लिए और सार्वजनिक व्यय को देख लें। तीसरा हम लोग आता है लोक ऋण आता है। तो लोक ऋण क्या हो जाएगा कि सरकार का शुद्ध आय और व्यय में जो व्यय के अंतर को समाप्त करने के लिए आवश्यक है, तथा लोक ऋण निम्नलिखित क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। तो मुख्य रूप से सरकार ऋण क्यों लेगी, जब उनका आय क्या हो जाएगा, व्यय की तुलना में कम हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में आय और व्यय के बीच में संतुलन स्थापित करने में लोक ऋण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और लोक ऋण के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि लोक ऋण का क्षेत्र यानी कि सरकार को किन परिस्थितियों में ऋण लेना चाहिए, इसका अध्ययन किया जाएगा। लोक ऋण का किस प्रकार से वर्गीकरण किया जाएगा, ऋण और कर का तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाएगा। आंतरिक और बाह्य ऋण का तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। ऋण प्राप्ति की क्या प्रक्रिया होगी और उनके भुगतान की क्या प्रक्रिया होगी। इसके साथ ही जो ऋण लेंगे उसकी वजह से अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, तो ये सारा चीज़ हम लोग को लोक ऋण के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो लोक ऋण के अंतर्गत आंतरिक और बाह्य ऋण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था पर ऋणों के प्रभाव को निर्देशित किया जाता है। जबकि आदेशात्मक रूप से देखा जाए तो ऋण व्यवस्था को एक आदर्श प्रारूप में परिवर्तन करने के लिए उचित प्रक्रियाओं और सुझावों का अध्ययन किया जाता है। तो मुख्य रूप से हम लोग लोक ऋण के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, तो सरकार का आय और व्यय के बीच के अंतर को समाप्त करने के लिए लोक ऋण का प्रयोग किया जाता है। और लोक ऋण किन क्षेत्रों में लोक ऋण के क्षेत्रों का अध्ययन भी किस प्रकार से किया जाता है, तो किस स्थिति में सरकार ऋण लेगी, उनका भुगतान किस प्रकार से होगा, या फिर ऋण की वजह से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ऋण को लिया जाता है। अब हम लोग का आता है चौथा तत्व आता है, जो कि है राजकोषीय नीति। तो राजकोषीय नीति आर्थिक मंदी के समय इंट्रोड्यूस हुआ था, और राजकोषीय नीति के अंतर्गत समस्त वित्तीय गतिविधि को प्रदर्शित करता है। और सैद्धांतिक रूप से राजकोषीय नीति के अंतर्गत प्राप्ति क्या होगा, व्यय क्या होगा, घाटा क्या होगा और आय में वृद्धि के सिद्धांतों का विश्लेषण किया जाता है। जबकि आदर्शात्मक रूप से देखा जाए तो इसमें प्रचलित नीतियों का मूल्यांकन का परिवर्तन के सुझाव दिए जाते हैं। यानी कि राजकोषीय नीति में सैद्धांतिक रूप से क्या प्राप्ति है, व्यय क्या है, घाटा क्या है, आय क्या है, इन सारे में वृद्धि के सिद्धांतों का विश्लेषण किया जाता है। अब पांचवा पॉइंट आएगा हम लोग का, यानी कि पांचवा तत्व जो हो जाएगा लोक वित्त का, वित्त प्रशासन एवं नियंत्रण। तो वित्त प्रशासन का अर्थ क्या हो गया, सरकार के उस शासन व्यवस्था से है जिनके द्वारा सरकार अपने वित्तीय क्रियाओं का प्रबंधन करती है, तथा वित्तीय प्रशासन एवं नियंत्रण का सर्वप्रमुख आधार क्या है, बजट है। सामान्य रूप से वित्तीय प्रशासन के अंतर्गत निम्नलिखित विषय वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि बजट का निर्माण किस प्रकार से होगा, अनुमोदन, क्रियान्वयन
कर राजस्व का संग्रहण, व्यय का संचालन, आय एवं व्यय का लेखांकन और आय एवं व्यय की लेखा परीक्षा। तो ये सारा चीज़ आ जाएगा हम लोग का वित्त प्रशासन और नियंत्रण में। अब आता लोक वित्त का छठा और आखिरी तत्व जिसको वर्तमान में शामिल किया गया, वित्तीय संबंध। तो वित्तीय संबंध में क्या आ जाएगा कि जो हम लोग की संघीय शासन है, यानी कि संघीय शासन में संघ सरकार हो गया और राज्य सरकार, ये दोनों स्वायत्त इकाई के रूप में विद्यमान है, लेकिन इनके मध्य वित्तीय संबंध का अध्ययन जो है वो लोक वित्त का एक प्रमुख क्षेत्र है। इसी प्रकार से राज्य सरकार और स्थानीय निकाय, इनके मध्य भी वित्तीय संबंध स्थापित होते हैं और इन वित्तीय संबंधों में केंद्रित वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि राजस्व में हिस्सा एवं अनुदान वित्त आयोग के अनुशंसा के आधार पर ही प्रदान किया जाता है। तो वित्तीय संबंध में मुख्य रूप से संघ सरकार और राज्य सरकार, तो ये दोनों एक स्वायत्त इकाई के रूप में कार्य करती है, लेकिन इनके मध्य जो होता है वित्तीय संबंध, उनका अध्ययन लोक वित्त का एक प्रमुख क्षेत्र है। और इसी प्रकार से राज्य सरकार या फिर स्थानीय सरकार, इन दोनों भी क्या है, स्वायत्त रूप में काम करते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में वित्तीय संबंध भी स्थापित होते हैं। इसके साथ ही वित्त आयोग, केंद्र वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग, ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि राजस्व में हिस्सा और अनुदान वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर ही प्रदान की जाती है। फिर एक लोक वित्त सरकार की संपूर्ण वित्तीय गतिविधियों को भी प्रदर्शित करता है तथा सरकार का वित्तीय प्रशासन लोक वित्त के अंतर्गत शामिल है और लोक वित्त के बिना कोई भी प्रशासनिक कार्य सफल नहीं हो सकता। अतः लोक वित्त ही प्रशासन का आधार है और इसी कारण लोक वित्त को प्रशासन रूपी शरीर की रक्त की संज्ञा दी जाती है। तो इस प्रकार से जो हम लोग का क्वेश्चन था कि लोक वित्त से क्या अभिप्राय, लोक वित्त का क्या अर्थ है उसको स्पष्ट करें और लोक वित्त से संबंधित क्षेत्रों को रेखांकित करें। तो हम लोग डेफिनेशन देख लिए और लोक वित्त से संबंधित वर्तमान में 6 क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है। लोकागम, सार्वजनिक व्यय, फिर लोक ऋण हो गया, फिर राजकोषीय नीति आ गया और वित्तीय प्रशासन एवं नियंत्रण, और आखिरी हो गया हम लोग का वित्तीय संबंध। अब अगला क्वेश्चन आता है लोक वित्त की प्रकृति क्या है और उसका महत्व क्या है, इसको बतलाएं। तो फिर से वही डेफिनेशन कि लोक वित्त सरकार के आय व्यय, ऋण एवं राजकोषीय नीति को प्रदर्शित करता है तथा लोक वित्त अर्थशास्त्र का अंग है। अतः लोक वित्त की प्रकृति भी अर्थशास्त्र की तरह कला एवं विज्ञान दोनों में विश्लेषित किया जाता है और सामान्य रूप से किसी भी विषय के क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान की संज्ञा दी जाती है तथा विज्ञान नियमों एवं सिद्धांतों का यह समूह है जो सार्वभौमिक रूप से प्रयुक्त किया जाता है। अब एक यह सिद्धांत कारण और परिणाम के संबंध पर आधारित होते हैं, यानी किसी तथ्य का परिणाम ज्ञात हो तो उसके कारण का पता लगाया जा सकता है। और लोक वित्त के अंतर्गत सरकार के वित्तीय क्रियाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है एवं कर नीति, व्यय नीति, ऋण नीति एवं राजकोषीय नीति के संदर्भ में नियमों एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन भी किया जाता है। और इसके अलावा आय और व्यय का एक सटीक पूर्वानुमान भी लोक वित्त के अंतर्गत लगाया जा सकता है। अब आता बजट। तो बजट क्या है, लोक वित्त का ही अंग है और बजट में क्या होता है कि आने वाले साल में किस प्रकार से आय होगा और व्यय होगा उसका अनुमान लगाया जाता है और बजट का निर्माण जो होता है वो कुछ सिद्धांतों के आधार पर ही किया जाता है। और इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि लोक वित्त की प्रकृति विज्ञान की तरह है और विज्ञान के 2 पहलू में विवेचना किया जा सकता है, एक आदर्शात्मक रूप से, दूसरा वास्तविक रूप से। आदर्शात्मक रूप से यानी कि क्या होना चाहिए और वास्तविक रूप में क्या है, तो इन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। अब आता है आदर्शात्मक रूप से लोक वित्त के लिए कोई नियम और आदर्श निर्धारित किए जाते हैं, यानी कि इसी के आधार पर वास्तविकता का अध्ययन किया जाता है, जबकि विद्यमान स्थिति में सुधार का प्रयत्न भी आदर्शात्मक रूप में किया जाता है। जबकि वास्तविक रूप का बात किया जाए तो इसके अंतर्गत आय नीति, व्यय नीति, ऋण नीति, राजकोषीय नीति और वित्तीय प्रशासन के नियम और प्रतिक्रियाओं के साथ ही साथ वित्तीय संबंधों की समीक्षा की जाती है और उनके संभावित परिणामों का भी विश्लेषण किया जाता है। तो आदर्शात्मक रूप से यानी कि क्या होना चाहिए, जबकि वास्तविक रूप में वर्तमान में क्या है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। और लोक वित्त के अंतर्गत वास्तविक एवं आदर्शात्मक दोनों पहलू समावेशित होते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र का वास्तविक पहलू अधिक प्रभावी होता है, यानी कि क्या है, जबकि लोक वित्त के आदर्शात्मक पक्ष अधिक प्रभावी होते हैं, यानी कि क्या होना चाहिए। और इसके साथ साथ अर्थशास्त्र के सिद्धांत अधिक सार्वभौमिक हैं, जबकि लोक वित्त के सिद्धांत का सार्वभौमिकता स्थापित नहीं है, यानी कि लोक वित्त की प्रकृति से विज्ञान का पक्ष अधिक सशक्त नहीं है। फिर एक लोक वित्त एक कला भी है, क्योंकि निरंतर अभ्यास से कला को परिष्कृत किया जा सकता है और सामान्य रूप से कला किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपनाई गई एक प्रक्रिया।
और लोक वित्त के अंतर्गत आय व्यय और ऋण के लिए अनुभव के आधार पर प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। बजट बनाना, बजट का क्रियान्वयन करना, वित्तीय प्रशासन को संचालित करना, ये सब क्या हो गई, कलात्मक गतिविधियाँ हो गया, क्योंकि इनका कार्य जो होता है वो पूर्व के अनुभवों का प्रयोग होता है और लोक वित्त वास्तविक समस्याओं से जुड़ा हुआ है, अतः लोक वित्त की प्रकृति कलात्मक है। अब लोक वित्त का महत्व क्या है? तो लोक वित्त सरकार का आय, व्यय, ऋण और राजकोषीय नीति, वित्तीय प्रशासनिक नीति एवं वित्तीय संबंधों से संबंधित है और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में लोक वित्त अर्थव्यवस्था की पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करती है। सरकार की संपूर्ण गतिविधियाँ लोक वित्त पर ही आधारित होती है, क्योंकि सरकार का संचालन जो होता है वो बजटीय प्रावधानों के आधार पर किया जाता है और बजट लोक वित्त का एक प्रधान उपकरण है। पीछे भी देखें हम लोग इसको। अब है कि वर्तमान समय में, वर्तमान काल में राज्य की भूमिका अत्यधिक विस्तृत और प्रभावी है। इसी स्थिति में लोक बिल की भूमिका भी सरकार के लिए या फिर राज्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और सामान्य रूप से लोक वित्त की भूमिका को निम्नलिखित आधारों पर विश्लेषित किया जा सकता है, जैसे कि सरकार के कार्यों के लिए वित्त व्यवस्था करना, तो बिना वित्त व्यवस्था के सरकार संचालन नहीं कर सकती सही तरीके से। तो लोक वित्त के माध्यम से सरकार की प्राप्ति, सरकार की व्यय, ये सारा निर्धारण किया जाता है और साथ ही साथ किसी भी संगठन के लिए वित्त जो होता है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि बिना वित्त संसाधन की कोई भी गतिविधि संचालित नहीं की जा सकती और राज्य के क्रियाओं के लिए वित्त की आवश्यकता होती है और वित्त प्रबंधन का कार्य लोक वित्त के माध्यम से किया जाता है। यानी कि कोई भी सरकार हो या फिर कोई भी संस्था हो, बिना वित्त के भी सही प्रकार से संचालित नहीं हो सकती है। ऐसी स्थिति में वित्त प्रबंधन का कार्य लोक वित्त के माध्यम से ही किया जाता है। फिर दूसरा पॉइंट है आर्थिक नियोजन में सहायक। तो लोक वित्त का प्रमुख उपकरण क्या है? बजट है और बजट में ही हम लोग निर्धारित करते हैं कि आने वाले वर्ष में हम लोग किस फील्ड में कितना इन्वेस्ट करेंगे और बजट जो होता है वो आर्थिक नियोजन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। विकासशील देश में तीव्र आर्थिक विकास के लिए दीर्घकालिक नियोजन की आवश्यकता होती है और नियोजन की सफलता वित्तीय सफलता पर ही निर्भर करती है। यानी कि हम लोग कोई तो योजना बना दिए, लेकिन वह योजना तभी सही प्रकार से सफल होगी जब उसमें सही प्रकार से वित्तीय सफलता होगा। फिर क्या होता है? राष्ट्र आय में वृद्धि। तो लोक वित्त राष्ट्र आय का एक महत्वपूर्ण कारक है और लोक वित्त के अंतर्गत राष्ट्र आय में वृद्धि के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं। तो राष्ट्र आय में वृद्धि किस प्रकार से लोक वित्त करता है? तो कर प्रणाली में जैसे कि हम लोग देखें कि वहाँ पे अगर अधिक संपत्ति है तो उससे अधिक टैक्स लिया जाता है। बहुत सारे ऐसे दक्षता वाले देखें कि अगर कोई नशीली है या फिर हानिकारक है तो ऐसी स्थिति में उस पर टैक्सेशन अधिक किया जाता है, तो परिणाम स्वरूप कहीं ना कहीं टैक्स में भी वृद्धि होती है, राजस्व आय में भी वृद्धि होती है। तो इसमें ऐसे उपाय शामिल किए जाने चाहिए जिसमें अधिकतम बचत और विनियोग की संभावना कायम हो सके। सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण को उत्पाद कार्यों में संलग्न किया जाना चाहिए या फिर सरकार या फिर राज्य के उत्पाद एवं नियोक्ता की भूमिका निर्वाह करनी चाहिए और व्यक्तिगत विनियोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। परिणाम स्वरूप राजस्व आय में वृद्धि होगा। फिर पूंजी निर्माण में सहायक। तो विकासशील देश के लिए पूंजी निवेश की समस्या अर्थव्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण समस्या होती है और इस समस्या का लोक वित्त के माध्यम से समाधान किया जा सकता है। FDI को अगर हम लोग बढ़ावा देंगे तो अर्थव्यवस्था की धीमी गति को तीव्र किया जा सकता है, क्योंकि विदेशी निवेश आ जाएगा, टेक्नोलॉजी भी आएगा और संपूर्ण अर्थव्यवस्था तीव्र समृद्धि की ओर उन्मुख हो सकती है। फिर आय एवं संपत्ति के वितरण में विषमता को कम करने में भी सहायक होता है। तो लोक वित्त के अंतर्गत प्रगतिशील कर की व्यवस्था को अपनाकर आय एवं संपत्ति की विषमता को कम करने का प्रयास किया जा सकता है, क्योंकि धनी व्यक्ति से अधिक मात्रा में कर और निर्धन व्यक्ति से कम मात्रा में कर लगाकर धन की असमान वितरण को नियंत्रित किया जा सकता है और ये कहीं न कहीं सरकार के प्रति लोकप्रिय भी हो जाता है। फिर कि राष्ट्रीयकरण की भूमिका, यानी कि लोक वित्त के माध्यम से ही जो भी आवश्यक और वृहद उद्योग है या फिर वित्त क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है, जिससे कि नागरिकों को सस्ते मूल्य पर वस्तु और सेवाएं प्राप्त हो सकते हैं। यानी कि सरकार के पास अगर सामाजिक लक्ष्य रखा गया है तो इस स्थिति में अगर वे राष्ट्रीयकरण करते हैं तो कहीं ना कहीं वे अपने लक्ष्य को पूरी करने में सफल होंगे। और वर्तमान परिवेश में विनिवेश और गैर राष्ट्रीयकरण की नीति स्वीकार की गई है, जो सरकार के LPG की नीति का परिणाम है। हम लोग पढ़े भी थे वहाँ पे वैश्वीकरण वाले में कि वर्तमान में भारत राष्ट्रीयकरण नहीं कर सकता है। आगे है संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग। तो लोक वित्त के माध्यम से ही संसाधन के अनुकूल प्रयोग संभव है, क्योंकि लोक वित्त के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर संसाधन आवंटित किए जाते हैं और बजट नीति के माध्यम से उपभोक्ता उत्पादन एवं वितरण को वांछित दिशा में संचालित कर सकते हैं। फिर आता है रोजगार में भी वृद्धि होगा। तो अगर टैक्सेशन सही तरीके से किया जाए तो सरकार अपने वित्तीय संसाधनों को भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेगी। परिणाम स्वरूप वे
रोजगार के अवसर भी सृजित कर सकते हैं और करारोपण या फिर कर नीति के माध्यम से रोजगार भी प्रदायी क्षेत्र एवं उद्योगों को प्रोत्साहित कर सकती है। अगर सरकार के पास अच्छा धन रहेंगी तो उसके माध्यम से सरकार योजना बनाएगी और रोजगार सृजन कार्यक्रम को भी संचालित कर सकती है, जिससे कि रोजगार के अवसर भी बढ़ाए जा सकते हैं। फिर राजनीतिक क्षेत्र के महत्व, तो सुदृढ़ वित्त व्यवस्था के माध्यम से राष्ट्र की सुरक्षा को और अधिक सशक्त और प्रभावी बनाया जा सकता है और अर्थव्यवस्था के माध्यम से ही कोई भी राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रभावशाली स्वरूप स्थापित कर सकता है। फिर सामाजिक क्षेत्र में महत्व, तो लोक वित्त के माध्यम से सामाजिक क्षेत्र में आवश्यक परिवर्तन लाया जा सकता है, क्योंकि सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के माध्यम से हानिकारक वस्तुओं के उत्पादन, उनके उपभोग पर अधिक मात्रा में कर अधिरोपित किया जा सकता है। जैसे कि हम लोग पढ़ें पीछे में एक पॉइंट देखें कि वैसे तत्व या फिर वैसे उत्पाद जो कि हानिकारक हो तो उस पर अधिक मात्रा में टैक्सेशन लगाया जाता है। परिणाम स्वरूप सरकार के राजस्व आय में वृद्धि होती है और जो उनका लक्ष्य होता है सामाजिक कल्याण स्थापित करना, तो वो भी पूर्ति होती है। तो कहीं ना कहीं दोहरी लाभांश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये सारा चीज़ कहीं ना कहीं लोक वित्त के प्रबंधन पर ही निर्भर करता है। तो फाइनली लोक वित्त तीव्र सामाजिक आर्थिक विकास के लिए आधारभूत स्रोत के रूप में कार्य करता है। अतः कहा जा सकता है कि लोक वित्त क्या है, सरकार का आधार है, जिसके बिना कोई भी सरकार सही प्रकार से संचालन नहीं कर सकती है। और इस प्रकार से लोक वित्त से संबंधित जो भी क्वेश्चन था वो हम लोग का खत्म हो गया। अब एक वीडियो होगा जो कि हम लोग का कर से संबंधित होगा कि कर क्या है, कर किस प्रकार से लगाया जाता है और कितने प्रकार के कर हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।